Hello friends, how are you all? I'm Valia and today I'm going to discuss PYQs of November 2020 education subject. So in the previous lessons I have discussed about 70 questions. So now today I'm starting from the 71. So identify the statements which indicate the needed actions for a change process of an organization. तो कौन से statements हैं जो हमें indicate करती हैं कि कौन से जरूरी actions हैं जो कि हमें change process में जब आप अपनी organization में कोई change करना चाहते हैं तो वो होने चाहिए. Organization must go through an unfreezing anxiety where fear of change should be decreased, anxiety 2, fear of not changing must be increased, or adoption of any innovative procedure leading to trial, या फिर डिस्कशन बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ फोर्सेस रीस्ट्रेनिंग एंड ड्राइविंग. तो देखिए जो हमारा कर्ट लेविन की थ्योरी थी जिसमें इन्होंने डेवलप किया था एक चेंज मॉडल जिसके अंदर 3 स्टेप्स आते थे, अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग. लेविन के अकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ चेंज इंटेल्स क्रिएटिंग द परसेप्शन दैट अ चेंज इज नीडेड. मतलब ये कि जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज को चेंज करना हो, जहां चेंज जरूरी है, तो आप कहीं ना कुछ चेंज करते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द न्यू desired level of behavior and finally solidifying that new behavior as a norm. जब आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने कुछ नॉर्म्स चेंज करने होते हैं, कुछ भी चेंज करना होता है, तो पहले आप देखते हैं कि उसे चेंज करने की जरूरत कहाँ है. जहां फिर आप उसको चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद जो फाइनल चीजें फिर आपके सामने आती है, फिर वो चीजें आप सॉलिडिफाई करते हैं. तो जैसे हमारे 6 स्टेप्स आते हैं इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के लिए, कौन से जरूरी होते हैं. क्लियरली डिफाइन द चेंज, कि आप चेंज करना क्यों चाह रहे हैं, पहले आपको उसको क्लियरली डिफाइन करना है. जैसे इट्स वन थिंग टू आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है मॉडिफाई करना. द चेंज रिक्वायर्ड एंड इंटायरली अनदर टू कंडक्ट अ क्रिटिकल रिव्यू. मतलब जब आप किसी चीज को चेंज करना चाह रहे हैं, कहाँ चेंज की रिक्वायरमेंट है, आप एक कंडक्ट करेंगे क्रिटिकल रिव्यू. मतलब आप क्रिटिकली चीजों को, जहां आपको डिसीजन लेना होता है वहां क्रिटिकली चीजों को देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अगेंस्ट जाके और अपने परफॉर्मेंस गोल्स के अगेंस्ट जाके देखेंगे कि कहाँ चेंज की जरूरत है. फिर आप डिटरमाइन करेंगे इम्पैक्ट्स जो अफेक्ट करते हैं. जैसे आफ्टर नोइंग एग्जैक्टली व्हाट वन विशेस टू अचीव एंड व्हाई यू शुड देन डिटरमाइन द इम्पैक्ट्स ऑफ द चेंज एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, के कहाँ पे आपको एग्जैक्टली चेंज करने की जरूरत है अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे और उसका क्या इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है. फिर आप एक डेवलप करेंगे कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी. दैट मीन्स कम्युनिकेट द चेंज. जो चेंज आप करना चाहते हो उसको आप कम्युनिकेट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. आप एक अच्छे कम्युनिकेशन के बेसिस पे ग्रुप में चाहे इंडिविजुअली, ताकि जब आप कोई चेंज करना चाहें, आपके जो वहाँ के मेंबर्स हैं, उनको किसी भी तरह की एंग्जायटी ना हो. तो एंग्जायटी जो होगी उससे डिक्रीज होगी. जब आप कोई भी चेंज करेंगे, किसी को उस चेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आप एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रक्चर्ड होगी, जो कि इनफॉर्मल होगी. कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर कहीं कोई स्किल्स में प्रॉब्लम है, तो आप उन स्किल्स को टीच करेंगे. जहाँ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वहां पर आप नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और ऑपरेट करेंगे इफिशिएंटली अपने चेंज को, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, ताकि आप उसे इफिशिएंटली कर पाएं. इम्प्लीमेंट करेंगे एक सपोर्ट स्ट्रक्चर, प्रोवाइड करेंगे एक सपोर्ट इसेंशियल होगी, जो कि सबसे ज्यादा इसेंशियल होगी आपके एम्प्लॉयज के लिए. कहीं ना कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. आप इमोशनली प्रैक्टिकली चीजों को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी चेंज से किसी को कोई एग्जाइटी ना हो. और बिल्ड करेंगे एक बहुत अच्छा प्रोफिशिएंसी उनके बिहेवियर्स में. कई बार क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो एम्प्लॉयज होते हैं, समटाइम्स उनके पास प्रोफिशिएंसी स्किल्स में कोई प्रॉब्लम होती है, समटाइम्स उन्हें किसी एक नॉलेज की जरूरत होती है स्किल्स उनकी बिल्डअप करने के लिए. तो हमें कई बार कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. फिर आपने जो चेंज किया है, आप उसको मेजर करोगे अपने चेंज प्रोसेस को. थ्रू आउट द चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस a structure should be put in place to measure the impact of the changes. जब आपने अपना पूरा मैनेजमेंट किया है, आपने अपने चेंज का एक क्लियरली डिफाइन किया था कि आपको कैसे करना है, क्या उसके इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, कैसे फिर आपने कम्युनिकेट करके अपने एम्प्लॉयज को बताया कि आपको क्या क्या कम्युनिकेशन, सॉरी, आपने कम्युनिकेट करके अच्छे से ग्रुप में इंडिविजुअल उन लोग को बहुत अच्छे से समझाया कि आपको ये चेंज क्यों करना है, ताकि उस चेंज से उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए. फिर आपने उन्हें उस चेंज के बेसिस पर उनको ट्रेनिंग कराई, जो जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी. फिर आपने एक सपोर्ट स्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड किया और फिर आपने जो चेंज किया उसको आपने चेक किया, मेजर किया कि जो आपने किया है वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सब चीजें ओवरऑल स्ट्रक्चर्ड वे में हुई हैं कि नहीं. तो ये थे हमारे 6 स्टेप्स किसके, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के. तो इसी बेसिस पे जो हमारा आंसर हो जाता है वो हो जाता है ए बी एंड सी. कि आप पहले अनफ्रीज करोगे, देखोगे कहाँ पे डिजायरेबल है चेंज करना, फिर आप उसको चेंज करोगे, फिर आप कम्युनिकेशन करोगे. ताकि जो एग्जाइटी क्या होती है, जब भी आप कोई चेंज करते हो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, लोग टेंशन में आते हैं. एम्प्लॉयज चेंज होते हैं, कोई भी पॉलिसी चेंज होती है, तो उसमें क्या होगा, उनका जो फियर होगा चेंज का वो डिक्रीज हो जाएगा. फिर जब आप अच्छे से कम्युनिकेट कर दोगे, ट्रेनिंग उन्हें दे दोगे, तो उसके बाद क्या होगा, उनका जो फियर होगा नॉट चेंजिंग का,
वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो नहीं डरेंगे और वो बहुत आपको सपोर्ट करेंगे इस सब चीजों में। तो इसलिए ए, बी और सी इसका तीनों बहुत सही ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन फ्रूट्स पॉस्टुलेशन। तो जो फ्रूट्स पॉस्टुलेशन है, जो हमारा फ्रूट्स का पॉस्टुलेशन है, उसमें क्या है, ईड इज द ओरिजिनल सिस्टम ऑफ पर्सनैलिटी। ईड क्या होती है आपकी, जो आपका प्लेजर प्रिंसिपल होता है, वो आपके सिस्टम का, पर्सनैलिटी का ओरिजिनल सिस्टम कहलाता है और रिजर्वायर भी कहलाता है साइकिक एनर्जी का। इट यूजेस द मैकेनिज्म ऑफ प्लेजर प्रिंसिपल। इसे हम यूज करते हैं प्लेजर प्रिंसिपल के लिए, और ये कहीं ना कहीं आपकी टेंशन को रिड्यूस करने का मैकेनिज्म भी कहलाता है। ये तो हमें दिया हुआ है स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 2 क्या हमें कहता है, जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उसकी दो क्वालिटीज होती हैं, कि वो डिनाई भी करती हैं, डिस्टॉर्ट भी करती हैं, फाल्सिफाई भी करती है रियलिटी को, और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली एफर्ट्स हो जाते हैं, ऑपरेट हो जाती है चीजें। तो दोनों ही अपने आप में बिल्कुल ठीक हैं। तो एक बार हम इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि जो ईड है फ्रूट के अकॉर्डिंग, वो एक सोर्स है किसका, साइकिक एनर्जी का, जो कि कहीं ना कहीं एक प्राइमरी कंपोनेंट है हमारी पर्सनैलिटी का। जो ईड है वो एक कंपोनेंट कहलाता है पर्सनैलिटी का, जो आपके बर्थ के टाइम से आपके पास होता है। ये जो एस्पेक्ट है हमारी पर्सनैलिटी का, ये अनकॉन्शियस है, ऑटोमेटिकली ये सब चीजें हो रही हैं। एंड इंक्लूड्स इंस्टिंक्टिव एंड प्रिमिटिव बिहेवियर, जो आपके पास टाइम ऑफ बर्थ से, जो आपके पास ऑलरेडी ट्रेट्स हैं, जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपके पास ऑलरेडी इंस्टिक्ट है। और ईट को हम क्या कहते हैं, प्लेजर प्रिंसिपल। मतलब जब आप कोई चीज करना चाहते हो, या फिर अगर आप प्यासे हो तो आप पानी पीना चाहते हो, आप फौरन पानी पीना चाहते हो। तो ये सब चीजें जो होती है ना, आप भूख लगी है तो आप खाना खाना चाहते हो, ये सब आपका ईड है कि कैसे आप अपनी ईड को सेटिस्फाई रख सकते हैं। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल डिजायर्स, वांट्स एंड नीड्स। इफ दीज नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड इमीडिएटली, द रिजल्ट इज अ स्टेट एंग्जाइटी और टेंशन। अगर आपकी, जाहिर है अगर आपको प्यास लग रही है, आपको पानी नहीं मिलेगा तो आपको टेंशन होगी, आपको भूख लग रही है, आप खाना नहीं खा पाओगे। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये आपका ईड कहलाते हैं, इसलिए इसको प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन हंगर और थर्स्ट शुड प्रोड्यूस एन इमीडिएट अटेम्प्ट टू ईट और ड्रिंक। बजाहिर है अगर आपको भूख लग रही है, आप तो एकदम खाना, आपको खाना नहीं मिलेगा, फिर आपको खाना देर से मिलता है, तो आप एकदम खाना खाना चाहोगे। तो ये सब चीजें होती है, हमारी प्लेजर प्रिंसिपल कहलाती है। तो इस कंडीशन में जो था, हमारे दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू थी। यहाँ पे हमें ये नहीं बताना था ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट्स पूछी थी, तो वो दोनों हमारी ठीक थी। Which of the following develop the concept of behavior shaping through the use of principle? देखो हम जानते हैं बिहेवियर की बात आती है, बिहेवियरिज्म की बात आती है, शेपिंग की बात आती है, तो ये हमारे स्किनर ही होते हैं। सो द यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा स्किनर। पियाजे ने हमें कॉग्निटिव थ्योरी दी थी, थॉर्नडाइक ने हमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, तो स्किनर इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये अगेन आपका रिसर्च में से आया है। इस बार जो रिसर्च के क्वेश्चन थे वो आपके बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। टेस्ट विद लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स हैव हाई रिलायबिलिटी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिलायबिलिटी क्या होती है। रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। जब आप किसी चीज को रिलायबिलिटी चेक करना चाहते हो, तो आप एक ही सैंपल को बार बार टेस्ट करोगे, ताकि अगर आपका रिजल्ट सेम आएंगे तो आपका, इट मींस आपका जो रिजल्ट है, वो आपका जो सैंपल है वो कंसिस्टेंट है। ईच टेस्ट आइटम एड्स टू टेस्ट रिलायबिलिटी। एक एक टेस्ट आइटम जो होता है ऐड करता है टेस्ट रिलायबिलिटी के टेस्ट को चेक करने के लिए। देखिए, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट और रिलायबल जब आप चेक करते हो किसी चीज को, इट इज द ओवरऑल कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट। आप अपने टेस्ट की जब कंसिस्टेंसी चेक करते हो, बार बार उसको टेस्ट करके, अ टेस्ट इज रिलायबल। टेस्ट रिलायबल कब होता है, जब आप डिफरेंट ट्रायल्स लेते हो और आपको सेम रिजल्ट्स मिलता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेस्ट के बाद आपको सेम रिजल्ट्स मिलता है, तो ये आपकी रिलायबिलिटी कहलाती है। रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को हम न्यूमेरिकली ऐसे शो करते हैं, या नंबर ऑफ आइटम्स हो गई, आपकी रिलायबिलिटी हो गई, ये इसका फॉर्मूला होता है हमारे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का। देखिए, फॉर एग्जांपल, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए, मोर आइटम्स देयर इन अ स्केल डिजाइन टू मेजर अ पर्टिकुलर कंसेप्ट। जैसे अगर आपको किसी भी चीज की मेजरमेंट चेक करनी होगी, आप बार बार उसको चेक करोगे, तो आपका अगर सेम आता है हर बार आंसर, तो इट मीन्स आपका वो जो आप मेजर कर रहे हो वो बहुत रिलायबल है। सपोज करते हैं, यू वांट टू मेजर द हाइट ऑफ 10%। आप 10 लोगों की हाइट को मेजर करना चाहते हो। आपने क्रूड स्टिक ली, मेजरमेंट डिवाइस जिसे हम कहते हैं, फिर आप क्या करोगे, नोट दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस एग्जांपल इन हम बिल्कुल एब्सोल्यूट करेक्टनेस नहीं निकाले मेजरमेंट की, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिलायबिलिटी देख रहे हैं कि अगर हम 10 लोगों का हाइट टेस्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, उसमें हमारे क्या रिलायबल रिजल्ट्स आएंगे। इफ यू मेजर ईच पर्सन, अगर आप एक बंदे को आप मेजर करते हो, उसकी हाइट मेजर करते हो ओनली वंस इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ लेंथ, सिर्फ एक बार मेजर करते हो अपनी मेजरमेंट स्टिक से, तो जो रिजल्टेड मेजरमेंट होगा, हो सकता है वो रिलायबल ना हो। लेकिन अगर आप उसी एक बंदे को 100 बार
मतलब आप अलग अलग कई कई बार डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आप सेम बंदे को मेजर करोगे, तो कहीं ना कहीं जो एक एवरेज रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका रिलायबल रिजल्ट निकल के आएगा, प्रिसाइज आएगा, रिलायबल आएंगे। तो इसके बेसिस पे आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपका जो हाइट मेजरमेंट आप कर रहे हैं वो रिलायबल है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हमारा असर्शन है, टेस्ट विद अ लार्जर नंबर ऑफ आइटम्स हैव हाई रिलायबिलिटी। अगर आप बार-बार चीज़ों को टेस्ट करके देखते हो, रिलायबिलिटी आती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और जो इसका रीज़न है, क्योंकि जो एक-एक टेस्ट आइटम होता है, कहीं न कहीं हर बार एक रिलायबिलिटी को ऐड करता है। ये करेक्ट नहीं है इसके अंदर। ईच टेस्ट आइटम एड्स टू टेस्ट रिलायबिलिटी। एक-एक टेस्ट आइटम को ऐड करके आप रिलायबिलिटी टेस्ट नहीं करेंगे। आप सेम सैंपल को बार-बार टेस्ट करके रिलायबिलिटी चेक करते हैं। तो इसलिए आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो इसका रीजन गया था वो गलत था। तो इसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। Then the next question is, which of the following features explain the concept of dependent origination in Buddhist philosophy? जो है हमारा डिपेंडेंट बुद्धिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड है। अगर आपको बुद्धिस्ट फिलोसफी के बारे में पता होगा तो आप इसका स्टेटमेंट का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंडीशनल एंड रिलेटिव। फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड पॉइंट कोई डिफरेंस नहीं है हमारे संसार में और हमारे निर्वाणा में। ऑल अपीयरेंसेस जो है वो हमारी रियल ओरिजिनेशन है। अपीयरेंसेस जो है वो डिवॉइड ऑफ अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। जितने भी अपीयरेंसेस हैं, जितने भी धर्माज हैं, वो रिलेटिव है, उनकी कोई रियल ओरिजिनेशन नहीं है हमारी। तो इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो हमें 8 फोल्ड पाथ दिए थे बुद्धिज्म में, जिसमें राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व जो आता है आपका, वो उसे हम कहीं न कहीं प्रज्ञा बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आता है, कभी प्रज्ञा पे, कभी शिला पे, कभी समाधि पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से आते हैं। तो अगर प्रज्ञा से रिलेटेड पूछा जाता है तो आपका आता है राइट फेथ एंड राइट रिजॉल्व, जो कि किस चीज़ से रिलेट करता है, आपकी कॉन्शियसनेस और आपकी नॉलेज से, कि आप कितने कॉन्शियस हैं। जो आपका थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो आपका 8 फोल्ड पाथ आता है, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट एंड राइट लिवलीहुड, ये किसके बिलॉन्ग करता है? ये शिला, इसको शिला बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि डील करता है कि आप कितने सही हैं, डील विद द करेक्ट एंड द मोरली, मतलब आप सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और जो लास्ट 3 आते हैं हमारे, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड द राइट कंसंट्रेशन, आर कलेक्टिवली नोन एज समाधि। ये किस चीज के साथ डील करते हैं? हम समझ सकते हैं कंसंट्रेशन एफर्ट्स के साथ कि आप मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन आपका के साथ आपका डील करता है। इसलिए इस बेसिस पे क्या होता है, जो हमारे फीचर्स हैं कि एक्सप्लेन द कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या क्या डिपेंडेंट ओरिजिनेशन रहा है, कि जो एवरीथिंग है इस वर्ल्ड के अंदर वो कंडीशनल है बिल्कुल, और वो रिलेटिव है। फ्रॉम द अल्टीमेट स्टैंड, इसका मतलब यही आता है कि जो संसार है और जो निर्वाणा है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप निर्वाण कैसे हासिल कर सकते हो? आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करके आप निर्वाणा हासिल कर सकते हो। ऑल अपीयरेंसेस जो होते हैं, धर्मास जो होते हैं, वो रिलेटिव होते हैं, उनका अपना कोई रियल ओरिजिनेशन नहीं होता। तो इस बेसिस पे हमारा जो ए है, जो बी है और जो ई है, वो तीनों ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन का क्वेश्चन कई बार बहुत समझ के भी हो जाता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या आता है आपका? इनपुट का मतलब क्या आता है? प्रोसेस का मतलब क्या आता है? प्रोडक्ट का मतलब क्या आता है? ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स हैं हमारे, कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हो इन्फॉर्मेशन को, कैसे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आप क्या अचीव करते हो, कैसे आप कंटेंट्स को कवर करते हो। जब आप किसी चीज़ को डिटरमाइन करते हो, नीड्स को, अपॉर्च्युनिटीज़ को, प्रेज़ेंट और डायग्नोस करते हो प्रॉब्लम्स को, जो आता है हमारा प्रोडक्टिव इवैल्यूएशन। जो आपका कॉन्टेक्स्ट की बात आती है, कॉन्टेक्स्ट की बात कि आप कैसे डिटरमाइन करते हो नीड्स को। इनपुट इवैल्यूएशन, अगर हम प्रोसेस के बेसिस पे देखें, तो प्रोसेस के बेटे में जब आप प्रोसेस आप तो आप जल्दी से अपने उसमें आप इजीली इवैल्यूएट करते हो, आप डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अपने किसी भी डिजाइन को करने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने किसी भी डिजाइन को आप प्रोसेस चेक कर सकते हो। तो ये आपका प्रोसेस इवैल्यूएशन में आता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है आउटकम्स, कि आप क्या आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव आप कम्युनिकेट करोगे इन्फॉर्मेशन को, आप जो आपने उद्देश्य है आपका, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आपने अचीव किया कि नहीं किया, आपने कंटेंट कवर्ड किया कि नहीं किया। तो ये सब चीज आपकी प्रोडक्ट इवैल्यूएशन में आ जाती है। फिर बचता है हमारा इनपुट वैल्यूएशन। इनपुट वैल्यूएशन होता है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और असेस करते हैं अपने स्कूल सिस्टम की कैपेसिटीज को। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जब आप प्रिपेयर करते हो बजट को, तो कौन से पॉइंट्स हैं जो मैंडेटरी है, जो नेसेसरी है आपके माइंड में रहने? रेवेन्यू, ऑब्जेक्टिव्स आपके इंस्टीट्यूशन के, एक्सपेंडिचर आपका, या कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट, या फिर टीचर सैलरी। देखो, जब आप बजट बनाओगे तो आप कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट को नहीं देखोगे, ना ही टीचर सैलरी की बात की जा रही है। जब आप बजट बनाओगे तो आप रेवेन्यू देखोगे, अपने ऑब्जेक्टिव देखोगे इंस्टीट्यूशन के, फिर आप एक्सपेंडिचर देखोगे कि आपका कितना खर्चा हो रहा है, आपको कितनी इनकम आ रही है। तो इस बेसिस पे हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, ए बी एंड सी, हमारे तीनों बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन आइडेंटिफाइड एज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर द असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। की जो टीम आती है इंस्टीट्यूशंस पे, किस बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करती है, किस बेसिस पे ये रैंक प्रोवाइड करती है? क्योंकि एक्रेडिटेशन देते हैं इंस्टीट्यूशंस को, तो इन्हें करिकुलर एस्पेक्ट्स को देखते हैं, रिसर्च, इनोवेशन और एक्सटेंशंस को देखते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। गवर्नेंस, लीडरशिप और मैनेजमेंट को भी देखते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन के। इलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन मेंबर्स एंड देयर इंटरेस्ट, इसको क्यों देखेंगे ये? भाई स्टूडेंट सिलेक्शन के बारे में थोड़ी ना आपकी टीम देखेगी, ये तो आपका इंटरनल मैटर हो गया आपके इंस्टीट्यूशन का। इंस्टीट्यूशन वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो हमारा डी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो इस बेसिस पे हमारे ए बी सी एंड डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल आता है, अलग अलग फॉर्म में आता है कि आपका डायरेक्टिव स्टाइल क्या कहलाता है, आपका सपोर्टिव स्टाइल क्या कहलाता है। जो हमारा डायरेक्टिव स्टाइल होता है जिसके अंदर हाई टास्क लो रिलेशनशिप होता है, दैट मीन्स कि आपका टास्क ओरिएंटेड है, कि आप टास्क को लेके बहुत फोकस्ड हो। हाई टास्क को आप बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाकर रखते हो, दैट मीन्स आप कोर्सिव पावर यूज करते हो। सपोर्टिव स्टाइल का मतलब आता है आपका हाई टास्क हाई रिलेशनशिप, दैट मीन्स आप मैनेज करके चलते हो चीजों को, टीम मैनेजमेंट है आपके अंदर। तो अगर आपके अंदर टीम मैनेजमेंट है तो आप कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करते हो, तो ये रिवॉर्ड पावर के साथ आता है। फिर आता है आपका पार्टिसिपेटिव पावर आता है आपके इन्फॉर्मेशन के साथ, जहाँ पे आपका लो टास्क होता है लेकिन आप आपस में एम्प्लॉयज के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप बना के रखते हो, दैट मीन्स इन्फॉर्मेशन पावर। फिर आता है हमारा डेलीगेटिंग स्टाइल, जो कि आपका एक्सपर्ट पावर कहलाता है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। आई विश कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। थोड़ा सा एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब आता है हमारा क्वेश्चन ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के बेसिस पे। ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में आप क्या चीजें चेक कर सकते हैं? अगर आपको ये पता होगा तो आपका आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम नॉलेज, स्किल्स, जो एबिलिटीज होती है लोगों की एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, क्या उनके अंदर एबिलिटीज है। The role of the human capital is widely discussed in the economic development. कैसा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे प्रोडक्टिविटी को आप एनालाइज कर पा रहे हो, क्या आप इनोवेशंस कर रहे हो, क्या क्या आप पॉलिसीज बना रहे हो, उस बेसिस पर ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में ये बेसिक पॉइंट्स आपके आते हैं। तो इसमें क्या आता है हमारा, सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ की बात आएगी, स्टाफ मोटिवेशन की बात आएगी, इन सर्विस एजुकेशन ऑफ द स्टाफ, इसके कोई वो नहीं बैठता, स्टाफ रिक्वायरमेंट की बात आएगी, और इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन के ऊपर भी, मतलब यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं आएगी ना। जब आप ह्यूमन कैपिटल थ्योरी की बात करें तो आप देखने कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी क्या नॉलेज है, उनकी क्या स्किल्स है, उनकी क्या एबिलिटीज है, वो हमें देखना होता है। तो इस बेसिस पे जो हमारा आंसर आता है वो आता है हमारा सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ मोटिवेशन एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट। तो ये आपका सही हो जाएगा, ये दोनों आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन, एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। प्लीज आप इसको आगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। And thank you for your attention. Stay blessed and enjoy learning.